हेलो एवरीवन। तो ये नया ड्रामा सीरीज इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम जूनको है। जूनको एक अम्यूजमेंट पार्क में गई हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन वो जरा भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में उसका बॉयफ्रेंड मुड़ता है और उसे एक शौक देता है ये कह के कि क्यों ना हम दोनों ब्रेकअप कर ले। एक्चुअली इसके बॉयफ्रेंड का कहना था कि मैंने फील किया है जब भी तुम मेरे साथ होती हो तुम खुश नहीं होती, और उसको ऐसा लगता था कि जून को उसके साथ सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो अपनी लाइफ सेटल करना चाहती है उससे शादी करके, क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और लाइफ में सक्सेसफुल था। वाला ब्रेकअप के बाद जून को अपनी फ्रेंड्स के साथ सैड सैड सॉन्ग्स गाकर अपना गम बुलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी फ्रेंड्स भी उससे पूछती है कि तुम ब्रेकअप के बाद इतनी सैड हो गई हो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया था? लेकिन उसका कहना था कि अब तक की लाइफ में शायद मुझे एक दफा भी सच्चा प्यार नहीं हुआ। एक्चुअली वो सैड इस वजह से थी कि उसका कैरियर, उसकी जॉब, उसकी सारी लाइफ एक डिजास्टर थी। उसे किसी चीज में कोई खुशी फील नहीं होती थी। अब जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर कुछ हाई स्कूल बॉयज फिर रहे थे। वो बहुत यंग और बहुत फन करने वाले लड़के थे। ऐसे ही उसे बुलाने लगते हैं क्योंकि उसके साथ थोड़ी बहुत बातें करना चाहते थे, हैंग आउट करना चाहते थे। लेकिन जब वो लोग करीब आते हैं तो पता चलता है कि उन्हें वहम हुआ था। जिनको कोई यंगस्टर गर्ल नहीं है उनकी तरह से, वो उसको सीनियर कह के सॉरी बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और यहीं पर ही हमारा हीरो भी था, पिंक हेडेड यूरी। अब जब वो बेचारी घर जाती है डरते डरते अपने पेरेंट्स को बताती है कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, इसलिए एक दफा तो मेरी शादी आप डिलेड ही समझे। इस बात पर उसकी मम्मी उससे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम कब अपनी लाइफ में सेटल होगी? मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी इस घर से चली जाओ। ना तो तुम्हारी कोई अच्छी जॉब है, ना ही तुम्हारी लाइफ में कोई लव आ रहा है, ना ही शादी। वो गुस्से में बोल देती है कि तुम्हारी लाइफ एक एम्बैरेसमेंट है। वो बेचारी सैड होकर अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है कि कब उसने लास्ट टाइम दिल से स्माइल किया था। एक्चुअली उसने तब किया था स्माइल करके अपनी मम्मी को बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई हूँ। इस पर उसे एक जोरदार चांटा पड़ा था और बस उस दिन के बाद से अब तक वो खुल के कभी स्माइल कर ही नहीं पाई जो रियल स्माइल हो। एक्चुअली जून को एक अकेडमी में काम करती थी टीचर के तौर पर, लेकिन वहां पर भी वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थी और लगता था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स उसे लाइक नहीं करते थे। उन्हें चाहिए था कोई सक्सेसफुल टीचर जो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो। अब वो इसी तरह से परेशानी में बाहर निकलती है अपना काम ऑफ होने के बाद और देखती है तो वही हाई स्कूल बॉयज एक जगह पर फन कर रहे थे फायरवर्क्स के साथ। वो उनको देखकर ये सोचने लगती है कि उसने तो कभी अपनी हाई स्कूल की लाइफ एंजॉय ही नहीं करी थी। पर एक लड़के की शर्ट को आग लगती है तो यूरी उठाता है एक पानी की बकेट और उस पर फेंकने वाला था कि वो हट जाता है और सीधा सारा पानी जाकर जूनको के ऊपर गिरता है। वो भीग जाती है लेकिन खामोशी से वहां से जाने लगी थी। वो उसे रोकता है और पास आकर अपनी जैकेट उतार कर उसे दे देता है। उनको यूरी का ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा था। अब जूनको जैसे ही घर की तरफ जाने लगती है उसका सामना होता है मसाशी से। मसाशी उसका एक कजन था, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल था, उसका कैरियर भी वंडरफुल था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मसाशी दिल ही दिल में जूनको को लाइक करता, लेकिन ये बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। आज वो उससे पूछता है कि तुमने जैकेट जो पहनी हुई है तो बॉयज की लगती है, क्या तुम किसी रिलेशनशिप में हो, किसी को डेट कर रही हो? लेकिन जूनको से बताती है कि मैं बिल्कुल सिंगल हूँ और ना ही मेरी लाइफ में कोई अच्छी जॉब है, ना ही लव। अब वहाँ से वापस जाते समय किसी तरह से मसाशी हिम्मत बढ़ाता है और उससे बात करता है। कहता है कि कभी कभी प्यार हमारी नजरों के सामने ही होता है, बहुत करीब, लेकिन हमें खुद ही समझ नहीं आ रही होती। उसे लगा था कि शायद ये इशारों में समझ जाए कि मैं इसे लाइक करता हूँ, इसे डेट करना चाहता हूँ। लेकिन आगे से जून को इतनी भोली भाली थी कि उससे कहती है मैं समझ गई, तुम अपने किसी फ्रेंड से मुझे मिलवाना चाहते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बॉयफ्रेंड ढूंढना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, अब तुम मेरी हेल्प करोगे। और मसाशी बेचारा सोचता रह जाता है कि इतनी हिम्मत करके बात की थी वो भी उल्टी पड़ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जूनको जब अपनी एकेडमी में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वही पिंक हेडेड यूरी आया है अपने डैड के साथ। एक्चुअली वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके डैड बहुत परेशान थे, कहते हैं कि स्कूल में तो पढ़ता नहीं, इसलिए इसे एकेडमी ज्वाइन करवा रहा हूँ। मुझे डर है कि शायद इसका किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ना, प्लीज इसे किसी तरह से पास करा ले, मेरा बेटा मेरे लिए एक एम्बैरेसमेंट है। ये सुनते ही जूनको को गुस्सा आ जाता है। वो सारी जिंदगी अपने लिए यही शब्द सुनती आई थी। वो वहां पर उसके डैड को कहने लगती कि आप कैसे किसी इंसान को गार्बेज या एम्बैरेसमेंट बोल सकते हैं।
और उनको ये भाषण देने लगती है कि आप इस पर प्रेशर मत डालें, नहीं तो ये सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकेगा। और उसके बाद यूरी को भी कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुमने अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हाथ में रखना है, तुमने किस तरह से जीना है और किस तरह से नहीं। अगर तुम दूसरों के प्रेशर में दबते चले गए तो एक दिन तुम्हारी लाइफ मेरी तरह से एक डिजास्टर और फेलियर बन जाएगी। यूरी को जुनको की बातें कहीं ना कहीं दिल को लगी थी। अब जुनको ने इतना कुछ बोल तो दिया था जज्बात में आकर, लेकिन घर आके वो परेशान थी और उसे लग रहा था कि अब कल ही उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देगा। हाँ, वो नेक्स्ट ही डे जाती है, अपने बॉस से सॉरी करती है और कहने वाली थी कि मैं रिजाइन करने लगी हूँ, लेकिन इतने में ही वहाँ पर यूरी पहुँच जाता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी टीचर बने और मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। लेकिन जब वो लोग बैठकर उसका रिकॉर्ड देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो एक्चुअली जिस स्कूल से था उस स्कूल में दुनिया के सबसे ज्यादा नालायक लोग पाए जाते थे और उसका रिकॉर्ड भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं था। जुनको को नहीं लगता था कि ये टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेगा। वो उसे समझाने लगती कि देखो, तुम खुद पर प्रेशर मत डालो, ये बर्डन ना उठाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे जियो। क्योंकि उसे लगता था कि शायद इस लड़के की लाइफ भी मेरी जैसी हो जाएगी। उसने भी जबरदस्ती खुद पर बोझ डालकर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडमिशन लेने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इन द एंड उसकी लाइफ ही सारी फेलियर बन गई थी। लेकिन यूरी को उसका इतना लंबा भाषण पसंद नहीं आया था, वैसे भी थोड़ा बिगड़ा हुआ था। उसे आगे से बोल देता है, शट अप स्टूपिड ओल्ड लेडी। अब ये सुनने के बाद जुनको दोबारा से अपना गम भुलाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है। वो सोचती है कि अब ये दिन भी देखना था कि हाई स्कूल के बिगड़े हुए लड़के मुझे इतना इतना बोल के जा रहे हैं। लेकिन गई तो वो अपना गम भुलाने के लिए थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, जो कि आज एक और गर्ल के साथ था और बहुत खुश नजर आ रहा था। अब उसके बाद नेक्स्ट ही डे यूरी का दोबारा से आमना सामना होता है जुनको के साथ। वो एक पार्क में बैठी हुई थी कि वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है जो कि उन हाई स्कूल बॉयज का आईडी कार्ड चेक करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर जुनको आगे बढ़ती है, उनकी साइड ले रही थी कि इतने में उनमें से एक लड़के से गलती हो जाती है और जो वो ड्रिंक लेकर आ रहा था वो सीधे उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर गिर जाती है। अब जुनको उनसे कहती, जरा वेट ना करो बल्कि भागो यहाँ से, वरना ये तुम लोगों को अरेस्ट कर लेगा। अब वो उनको भगाती भगाती बहुत दूर ले आती है। वो सारे हैरान थे कि फिजिकल स्ट्रेंथ में तो ये हमसे बहुत तेज भाग रही है। यहाँ पर जुनको कहती है कि काश मैं भी हाई स्कूल में अपनी लाइफ इसी तरह से एंजॉय कर सकती जैसे अभी तुम लोग कर रहे हो। लेकिन यूरी का आगे से कहना था कि मुझे तो अभी भी आप बिल्कुल मैच्योर नहीं दिखती, आपके दिल में कहीं ना कहीं कोई बच्चा है, एक हाई स्कूलर है जो कि लाइफ एंजॉय करना चाहता है और इसकी एक झलक मैं अभी देख चुका हूँ। यहाँ पर जॉन को एकदम उसके बालों को देखती है तो टच करके उसका कलर चेक करने लगती है और बोलती है कि फ्यूचर में तुम इनविंसिबल बनोगे, इनविंसिबल पिंक। अब वो वहां से जाने वाली थी, लेकिन यूरी उसे रोकता है और कहता है कि क्या आप मेरी पढ़ाई में हेल्प करेंगी, मैं वाकई सीरियस हूँ। उसे अपने नोट्स दिखाता है और वो वहीं पर बैठकर उसकी कोचिंग करने लगती है। काफी देर तक वो दोनों पढ़ते रहे थे और जुनको को अंदाजा हो गया था कि यूरी बेशक बहुत केयरलेस है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बॉय है। लेकिन बेचारी जब वहां से जाने लगती है तो पता चलता है इतने लंबे अरसे बाद उसने इतनी तेज रनिंग की थी कि अब उसकी कमर में ही बल पड़ गया है। अब वो सारे बॉयज एज अ फन उसे एक ट्रॉली में बिठाकर उसके घर तक ड्रॉप करके आते हैं। अब नेक्स्ट डे जुनको एकेडमी में जाती है, अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है क्योंकि उसे लगा था कि कोई भी स्टूडेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका वहाँ रहना गलत है। हम इसके बाद वो मुलाकात करती है अपने कजन मसाशी से। मसाशी उसे डिनर पर लेकर जाता है, उससे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो, जब उस जॉब को एंजॉय नहीं करती थी तो अच्छा किया छोड़ दी। लेकिन आगे से जुनको का कहना था कि एक्चुअली मुझे लाइफ में कोई भी चीज जरा भी एंजॉयमेंट नहीं देती, मेरा कुछ करने को मन नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं खो चुकी हूँ, मुझे क्या चाहिए ये मुझे नहीं मालूम। अब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक्चुअली जुनको की फ्रेंड मीवा के बार के बाहर वही हाई स्कूल बॉयज पहुंचे हुए हैं। अब बार में तो उनको जाना अलाउड नहीं था, तो जुनको कहती है कि तुम लोग थोड़ी शर्म करो और ऐसा करो मैं तुम लोगों को ट्रीट देती हूँ, इस रेस्टोरेंट पर खाना खा लो। अब वो तो इतनी सी ट्रीट से ही काफी खुश हो गए थे। यहाँ पर मीवा और जुनको आपस में बातें करती हैं। वो कहती है कि एक्चुअली मसाशी उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। मीवा को पता था कि उसे 7 सेकंड बॉय कहते हैं क्योंकि जब भी वो लड़की को 7 सेकंड्स उसकी आंखों में देखता है तो वो उसके लिए दिल दे बैठती है। लेकिन जिससे वो खुद प्यार करता है उसे अभी तक अपने साथ फॉल इन लव नहीं करा सका। अब इसके बाद मीवा मसाशी के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो लड़की जुनको है जिससे तुम प्यार करते हो। मसाशी हैरान था कि इतने अरसे से ये सीक्रेट रखा हुआ था, पता नहीं कैसे मीवा को फील हो गया। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी।
मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो मैं करूँ तो उसका हार्ट मेरे लिए फ्लटर करने लगे। वो कहती है कि ज्यादा तो मैं नहीं जानती, बस इतना कहूंगी उसे एक डिनर डेट पर ले जाओ और क्रैब्स उसे बहुत पसंद है, एक्सपेंसिव वाले। अब नेक्स्ट डे मसाशी ने जुनकू को डिनर पर इनवाइट किया हुआ था एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में। जबकि जुनकू अपना एकेडमी का लास्ट डे खत्म करके वहां से जाने वाली थी कि आगे से यूरी पहुंच जाता है और उसे अपने नोट्स दिखाता है। साइंस के सारे नोट्स उसने कंप्लीट कर लिए थे। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि कितना टैलेंटेड है। उसे ज्यादा कोचिंग की जरूरत थी इंग्लिश में। वो उसे अपनी हेल्प करने को कहता है कि प्लीज आप मेरी टीचर बन जाएं। अब जुनको फौरन से मसाशी को कॉल करती है और कहती है कि आज मैं डिनर पर नहीं आ सकूंगी। वो बेचारा होटल में बैठा उसका वेट कर रहा था, लेकिन उससे बोलता है ठीक है, मैं तो खुद लेट हो गया था, शायद आज पहुंच भी ना पाता। और उसके बाद वो अपने एक कोलीग को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम एक्सपेंसिव वाले क्रैब्स एक 5 स्टार होटल में खाना चाहते हो तो आ जाओ। जबकि उधर जुनको बिल्कुल रेडी हो जाती है यूरी की कोचिंग करने के लिए। वो उसे आज इंग्लिश पढ़ा रही थी और ये पहला वो काम था जो बहुत सालों बाद करने में उसे बहुत फन फील हो रहा था। ये काम था जो वो करना एंजॉय करती है और यूही का भी पढ़ने का मन किए जा रहा था। और इसी तरह से उन्हें बहुत सारे घंटे बीत जाते। शाम से रात के 11 बज गए थे और एकेडमी के ऑफ होने का टाइम भी हो गया था। और इन दी एंड यूरी कहता है कि एक्चुअली मेरे डैड मुझे बहुत नीचा दिखाते हैं और इसी वजह से मैंने खुद को चैलेंज किया है कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का एग्जाम पास करना है और इसमें प्लीज आप मेरी हेल्प करें। वो उसको हमेशा सीनियर बुलाया करता था। और यहाँ पर जुनको भी उसे यस कह देती है और नेक्स्ट डे वो अपने बॉस से कहती है कि मुझे एकेडमी में एक नया स्टूडेंट मिल गया है। और बॉस भी 1 मिनट से पहले उसका रेजिग्नेशन डस्टबिन में डाल देता है क्योंकि उसे पता था कि जुनको की क्या एबिलिटीज हैं। पर इसके साथ ही फर्स्ट एपिसोड खत्म होती है। यूरी और जुनको का रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।